ओके, ठीक है। तो ठीक है। सबको वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल एंड न्यूट्रिशन टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ देने के लिए बोलूँगी कि सॉइल एंड न्यूट्रिशन जो हमारा पैकेज है टेस्ट का, उसका छोटा सा कुछ इंट्रोडक्शन एंड आप अपने तरीके से छोटा सा कुछ इंट्रोडक्शन पहले दे दीजिए। ठीक है। सभी किसान साथियों को मेरा सादर नमस्कार। और सबसे पहले तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सॉइल न्यूट्रिशन की टेस्टिंग, वो क्यों अनिवार्य है ना। अभी पिछले 2 दिनों में हम इस पे गहन चर्चा करते हुए चले आए हैं। और इसका जो तीसरा लेसन या तीसरा अध्याय जो है वो ये बताया गया है कि सॉइल में न्यूट्रिशंस को लेकर कैसे हम मैनेज करें, किस मात्रा में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए, उसे हम कैसे जांचें, उसको लेकर सॉइल टेस्टिंग बहुत अनिवार्य है और हर किसान साथी को ये कराना चाहिए। और जो हमारी सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग प्रकार का होता है। कहीं सैंडी सॉइल होती है, कहीं क्ले सॉइल होती है, कहीं सिल्ट होती है, कहीं दोमट होती है, कहीं काली होती है, कहीं लाल होती है, कहीं चुनखेड़ी होती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग जगह पाई जाती है और वहाँ के वातावरण और सिस्टम के हिसाब से वहाँ पे फसलें भी अलग अलग प्रकार से होती है। लेकिन सॉइल कोई भी हो, है ना, या किसी भी एरिया की सॉइल हो, सभी को उस सॉइल के अनुसार पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मित्र जीवाणुओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मित्र फंगस जीवाणुओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको हम कैसे मैनेज करें, क्या हमारी मिट्टी में ये पूर्ण रूप से जितना फसल को चाहिए है या जितना प्लांट्स को चाहिए वो अवेलेबल है, इसको लेकर ही सॉइल टेस्टिंग एक बहुत ज़रूरी बेस है जो खेती में महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे किसान भाई लोग अनदेखा कर देते हैं और उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो लाखों रुपया अपनी खेती में खर्च कर देते हैं केमिकल्स पे या किसी भी प्रकार की टेक्निक पे। ठीक है। और कहीं किसी भी दवाई वाले के पास जाके वो हज़ारों रुपए की लाखों रुपए की दवाइयाँ लाके वो अपने हिसाब से डालते चलते हैं। इससे डे बाई डे मिट्टी का स्ट्रक्चर तो खराब होता ही है और किसान साथियों को पता भी नहीं होता है कि ये दवाई हम क्यों डाल रहे हैं। आधी से ज़्यादा समस्याओं में किसान भाई अनभिज्ञ होते हैं या अनजान होते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मेरी मिट्टी में क्या कमी है, मेरी फसलों में दिक्कत क्यों आ रही है, मेरी फसलों में ये ली क्यों आ रही है, मेरी फसलों में ये रस चूसक कीट क्यों आ रहे हैं। इसको लेकर किसान साथी हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। 95% किसानों को ये पता ही नहीं होता है। वो सीधा केमिकल की शॉप पे जाते हैं, मेरी फसल में ये आ गया, उसने उठा के 4-5 दवाई आपको दे दी। यही होता आया है। ठीक है। जब तक किसान साथी इसको नहीं समझेंगे, अपने खेत को नहीं पहचानेंगे, अपने खेती के खुद डॉक्टर नहीं बनेंगे, तब तक वे लगातार इस प्रकार केमिकल के जाल में उलझे रहेंगे, अच्छी फसल का उत्पादन नहीं ले पाएंगे और लगातार वह नई नई समस्याओं से जूझते रहेंगे। इससे आने वाले समय में आगे जाके आपका उत्पादन भी घटेगा, नई नई बीमारियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा और मिट्टी का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा कि आपकी मिट्टी बंजरता की ओर चली जाएगी। तो इसलिए सॉइल टेस्टिंग को बहुत ही अनिवार्य रूप से माना गया है। किसान साथी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और सोल का विशेष माध्यम या सोल की जो प्रैक्टिस है उसमें सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग को ही प्रमोट किया जाता है। या सॉइल टेस्टिंग ही पहले बताई जाती है कि उसके अनुसार ही हम किसान साथी को उसकी मिट्टी का रूप डोज सजेस्ट कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट फसल हो सकती है वो बता सकते हैं और कैसे हम अपनी मिट्टी के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, मिट्टी में होने वाली फसलों को सुधार कर सकते हैं और केमिकल के अनुरूप ही हम ऑर्गेनिक में कैसे खेती कर सकते हैं। अगर हम केमिकल को छोड़ते हैं तो कैसे जैविक में आना, उसके लिए सबसे पहले मुख्य जो तथ्य है या मुख्य जो हमारी जरूरत है वो है मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी, ये जो हमारे टेस्ट है इस पे कौन कौन से प्रमुख मतलब पैरामीटर्स इंक्लूडेड है, कवर होता है। देखिए, मिट्टी के स्ट्रक्चर में बहुत ही अलग अलग घटक होते हैं और उसमें से प्रमुख जो घटक होते हैं जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जिसमें आपका पीएच आता है, आपका ईसी आता है, आपका ऑर्गेनिक कार्बन आता है, आपका एनपीके आता है। इस प्रकार की कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो सॉइल टेस्टिंग में
दिखती है। इसके अलावा सेकंड जो होता है वो होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो सेकेंडरी पोषक तत्व। प्राइमरी आपके पोषक तत्व जो मेन तत्व हो गए वो हो गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके बाद सेकेंडरी जो पोषक तत्व होते हैं जो बहुत कम मात्रा में फसलों को लगते हैं या आपकी मिट्टी को लगते हैं, लेकिन वो भी होना कहीं ना कहीं जरूरी होता है, क्योंकि इन सभी पोषक तत्वों के डिसबैलेंस के कारण ही या इन पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण ही हमारी फसलों में आपको नुकसान देखने को मिलता है या फसलों के उत्पादन में आपको कमी देखने को मिलती है, या जो आप बीमारियों का सामना करते हैं फसलों में, वो भी इन सभी पोषक तत्वों पर ही डिपेंड होती है कि ये बराबर जिस मात्रा में हमें चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। तो उन माइक्रो न्यूट्रेंट में कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, कैल्शियम, कॉपर। इस प्रकार के बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रेंट के रूप में हमें जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उसको लेकर भी इसमें क्लियर पता चलता है कि आपकी मिट्टी सिल्ट है, आपकी मिट्टी सैंडी है, मतलब आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड है, कॉम्पैक्टनेस है, या आपकी मिट्टी में बहुत ज्यादा रेतों के कारण है, रेतीली मिट्टी है, या आपकी मिट्टी मिक्स क्वालिटी की है जिसे हम क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल या सैंडी सॉइल, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की मिट्टी के रूपों में बांट सकते हैं। इसके अलावा हमारी मिट्टी में सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है कैल्शियम, उसकी कितनी मात्रा है। कैल्शियम एक बहुत ही जिसे हम कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। ये प्लांट को बढ़ने में, प्लांट के स्ट्रक्चर को मजबूत करने में और फ्रूट्स को अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट होने में ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो कैल्शियम की मात्रा भी आपकी मिट्टी में कितनी है, ज़्यादा हाई कैल्शियम रहेगा तो भी नुकसानदायक है, आपकी मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है। कम कैल्शियम होगा तो भी वहाँ दिक्कत है, आपके फल पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, आपकी फसल पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, पत्तियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, प्रॉपर तरीके से आपके प्लांट्स या फसलों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये कुछ प्रमुख टेस्ट होते हैं जिसे सॉइल टेस्टिंग के आधार पर ही डिस्क्राइब किया गया है, और इसके आधार पर ही आपकी मिट्टी के स्ट्रक्चर को हम और आप मिलकर पहचान सकते हैं, और इसमें कौन सा पोषक तत्व कम है, कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है, किस पोषक तत्व को हम कैसे सुधारें, किन बैक्टीरिया पे हमको काम करना होता है, ये सब की जानकारी उसमें मिलती है। तो इसमें आपको नीमाटोड्स की जानकारी, आपको फंगिसाइड की जानकारी, आपके मित्र जो फंगस कीट होते हैं वो कितने परसेंट में आपकी मिट्टी में है, इसके बाद किस प्रकार के मित्र नीमाटोड आपकी मिट्टी में काम कर रहे हैं, ये सब की जानकारी भी आपको सॉइल टेस्टिंग के आधार पर ही मिलती है। तो ये बहुत सारे कुछ प्रमुख घटक होते हैं जिसे हम सॉइल टेस्टिंग के आधार पर आसानी से देख सकते हैं, और इसके आधार पर आप अपने एक्सपर्ट के द्वारा मिलकर आप अपनी मिट्टी के सुधार को लेकर काम कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी पीएच और ईसी का हमारे मिट्टी में क्या महत्व होता है। देखिए, जैसा कि बताया गया है पीएच, और ईसी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है ना, दोनों का एक सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है, एक आइडल होना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए आपका पीएच जो है, मिट्टी का जो आइडल पीएच है वह आपका 6.5 से लेकर 7.5% होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार ये जो आपका पीएच है ये कम ज्यादा भी हो सकता है। और दूसरा, मिट्टी में जो अधिक पीएच होने मिट्टी में जो अधिक पीएच होने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो लगातार केमिकल यूज हो रहा है। हेलो, राकेश जी कुछ पूछ रहे हैं? राकेश सूर्यवंशी जी, ठीक है। सवालों पे हम बाद में आएंगे, पहले हम ये पहले आपसे चर्चा कर ले, सभी चीज़ों का हम आपसे बात कर ले, उसके बाद आप अपने सवाल रखिएगा, एक एक करके हम सभी के सवालों का जवाब देंगे। तो मिट्टी का पीएच आइडल होना बहुत जरूरी है। मिट्टी का अगर पीएच कम रहेगा तो भी नुकसानदायक है, मिट्टी का पीएच अगर हाई रहेगा तो भी नुकसानदायक है। तो मिट्टी का एक आइडल पीएच नापने के लिए भी मिट्टी की जांच होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जिसे ईसी कहा जाता है वह भी आपकी मिट्टी में ठीक होना चाहिए। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत कम होती है तो जीवाणु आपके प्रॉपर काम नहीं करते हैं, आपके पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह जो जीवाणु ले जाने का काम करते हैं
जिस प्रकार से केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बोला जाता है, ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो पोषक तत्व तो वहीं पड़े रह जाएंगे, है ना, जीवाणु प्रॉपर काम नहीं करेंगे। इसी प्रकार आपका ईसी और पीएच प्रॉपर मात्रा में या प्रॉपर अनुपात में होना बहुत जरूरी है। इसकी जांच भी आपको सॉइल टेस्टिंग में ही देखने को मिलती है। ओके, सो ऑर्गेनिक कार्बन का क्या इम्पोर्टेंस होता है सॉइल में? देखिए, ऑर्गेनिक कार्बन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो मिट्टी की जो उर्वरकता होती है या मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता होती है या जो भी जीवाणुओं की माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, मतलब जीवाणु जो भी काम करते हैं, जैसे मित्र फंगस जीव होते हैं जो शत्रु फंगस को खाने का काम करते हैं, मित्र नीमाटोड की कीट होते हैं जो आपके शत्रु नीमाटोड को खाने का काम करते हैं। इसी प्रकार मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हम इनबिल्ट करते हैं या जो भी पोषक तत्व उसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान, कैल्शियम, जिंक, इन सभी के लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन का जीवाणु कभी भी फास्फोरस को कन्वर्ट करके प्लांट को नहीं देगा। ऐसे ही फास्फोरस का जीवाणु कभी भी सल्फर को उठा के कन्वर्ट करके उसको प्लांट को नहीं देगा। हर प्रकार के अणु या हर प्रकार के पोषक तत्व के लिए पर्टिकुलर एक अलग प्रकार का जीवाणु सृष्टि ने निर्मित किया है। इसीलिए कहा जाता है कि हर प्रकार के मित्र जीवाणु आपकी खेती में होना जरूरी होता है। इस प्रकार के सभी मित्र जीवाणुओं को अपनी खेती में लाने के लिए इसलिए कहा गया कि फसल चक्र आपको चेंज करना चाहिए। जब आप फसल चक्र चेंज करते हैं तो तरह तरह के हर प्रकार के अनुरूप फसलों के हिसाब से मित्र जीवाणु आपको आपकी खेती में देखने को मिलते हैं, वे अपनी कॉलोनी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्टिकल कार्बन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इन सभी को मैनेज करने में। आपकी मिट्टी में अगर कार्बन अच्छा होगा तो आपकी मिट्टी में मित्र जीवाणु बहुत अच्छे होंगे, आपकी मिट्टी में पोरसता बहुत अच्छी बढ़ेगी, जल धारण की क्षमता, मिट्टी में जल की मात्रा भी उतनी ही होना चाहिए जितना प्लांट को आवश्यकता है। अधिक जल होने से मिट्टी में फंगस का कंटिन्यू प्रॉब्लम बना देता है, जड़ गलन की समस्या, तना गलन की समस्या, ये ये सब आपको लगातार देखने को मिलेगी मिट्टी में। और इसी प्रकार अगर मिट्टी ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी, कार्बन की मात्रा ना के बराबर रहेगी, तो वहां पे आपको मिट्टी में हार्डनेस देखने को मिलेगी। मिट्टी में जो हम फसलें या पौधे लगाते हैं उसका प्रॉपर जो जड़ है उसका विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह पोषक तत्वों को अच्छे से नहीं उठा पाती है। इसी कारण भी फसलें कमजोर रह जाती है। इसके बाद कार्बन अगर नहीं होगा तो मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी धीरे धीरे डेवलप नहीं हो पाती है। आपके मित्र जीवाणु धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं जो आपकी खेती में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो कार्बन का होना बहुत जरूरी है। ओके, सो जिप्सम रिक्वायरमेंट विश्लेषण क्यों जरूरी होता है? देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जिप्सम, जिसे आप जिप्सम कहते हैं, उसे हम इनरिच कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड कहते हैं। और ये लैब से टेस्टेड होती है, जिसे हम महत्वपूर्ण कैल्शियम की खदानों से निकलवाते हैं। 7th लेयर की ऑक्साइड सॉइल होती है, जिसे मिट्टी में उनकी जरूरत के हिसाब से डलवाया जाता है, जो टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है कि आपकी मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा का अनुपात क्या है। जब हम इसे मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में पोरसता बढ़ती है, मिट्टी आपकी खुल जाती है ना। जितना ज्यादा हम कैल्शियम उसमें डालते हैं आपकी मात्रा के अनुरूप, जितना आपका जब सॉइल टेस्टिंग के अनुसार जब पता चलता है, जनरली हम इसको 1 टन से 2 टन तक प्रेफर करते हैं, 1 एकड़ के हिसाब से या 1 हेक्टेयर के हिसाब से, वो जांच के हिसाब से पता चलता है। इससे आपके प्लांट या आपकी फसलों का विकास प्रॉपर रूप से होता है। इसके साथ ही मिट्टी में या आपकी फसलों में जो रस चूसक कीट आते हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगते हैं, क्योंकि प्लांट प्रॉपर रूप में ग्रोथ लेता है। प्लांट की नसें, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता है। रस चूसक कीट इसलिए आते हैं, आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी होगी या आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी होगी तो रस चूसक कीटों का अटैक लगातार बना रहता है। तो इसलिए हम कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड को प्रेफरेंस देते हैं। और ये मिट्टी में जल धारण की क्षमता को भी बढ़ाता है। आपकी मिट्टी में हो सकता है जल धारण की क्षमता कम या ज्यादा हो या डिसबैलेंस हो, बहुत अधिक पानी अगर भरा रहता होगा तो भी वहाँ कैल्शियम की कमी है। और बहुत समय तक पानी अगर खेती में नहीं रुक रहा है, जहाँ पे आपकी सैंडी सॉइल पाई जाती है, तो वहां पे पानी को पकड़ बनाए रखने के लिए
पानी को फसलों के हिसाब से उपलब्ध कराने के लिए कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड, जिसे आप जिप्सम कहते हैं, उसका बहुत होना जरूरी होता है, जो आजकल ना के बराबर खेती में देखने को मिलती है। तो मिट्टी की जब आप जांच कराते हैं तो ये भी एक क्लियर आपका स्ट्रक्चर क्लियर समझ आता है कि आपकी मिट्टी में कितने परसेंट कैल्शियम की उपलब्धता है और हमें कितनी उपलब्धता उसमें करानी है। ओके, सो ये जो हमारा सॉइल एंड न्यूट्रिशन टेस्ट का जो पैकेज है, ये जैविक खेती के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे किसानों को ये क्यों कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो हम पैकेज बताते हैं, जो हम सॉइल टेस्टिंग करा रहे हैं, जनरली ये सॉइल टेस्टिंग आप केमिकल की खेती में भी करा के देख सकते हैं, और अच्छा है अगर आप ऑर्गेनिक खेती में अगर इस टेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, तो जो भी किसान साथी केमिकल खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं, तो उन्हें तो कंपलसरी ये टेस्ट कराना ही चाहिए, क्योंकि मिट्टी में कितना परसेंट केमिकल पड़ा हुआ है और उसको हम डिजोल्व करने के लिए क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं, और मिट्टी को धीरे धीरे हम कैसे जैविकता की ओर ला सकते हैं, उसके लिए मिट्टी का टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। हमें पता कैसे चलेगा आपकी मिट्टी में कितना परसेंट केमिकल वाला कैल्शियम पड़ा है, केमिकल वाला सल्फर पड़ा है, केमिकल वाला आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन पड़ा है, फास्फोरस पड़ा है, ये सब क्लियर आपका उसी से होता है। तो अब जो आपने इसे पूछा है कि खेती में सॉइल टेस्टिंग क्यों जरूरी है, कि जनरली आप सोच के देखिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है, और आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, आप कोई प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जैसे प्लांटेशन प्लांटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें तो मिट्टी की जांच होना बहुत जरूरी है। जनरली हम 3 महीने की या 6 महीने की फसलें लेते हैं, तो उसमें आप एक घड़ी नहीं भी कराते हैं तो ठीक है, आप अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगले 3 महीने बाद मुझे दूसरी फसल लेना है, तो मैं कहाँ तक मिट्टी की जांच कराऊंगा। लेकिन जैसे आप प्लांटेशन करते हैं, बागवानी में जाते हैं, वेजिटेबल्स में जाते हैं, जो 6 महीने 8 महीने साल भर वेजिटेबल्स चलती है, तो उसके लिए तो सॉइल टेस्टिंग आपको करानी ही चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मिट्टी में कितना परसेंट कैल्शियम है, कितना आयरन है, कितना जिंक है, कितना सल्फर है, कितना फास्फोरस है। उसके हिसाब से ही आप मिट्टी में डोज को डिसाइड कर सकते हैं अपनी फसलों को सक्सेस बनाने के लिए, केमिकल से बाहर आने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं, आप लगातार केमिकल डालते जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि समस्या का क्या कारण है। तो हम जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार करते हैं, मिट्टी सुधार पे काम करते हैं, हम फसलों को नहीं सुधारते। ठीक है, फसलों को सुधारने का काम टेम्परेरी रूप से आप कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हमारे आते हैं, उसके जरिए आप अपनी टेम्परेरी समस्या को सुलझा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी मिट्टी को परमानेंट सुधार की ओर ले जाएं, अपनी मिट्टी को हमेशा के लिए ठीक कर सके, उसके लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। उस जांच को आप हमारे साथ साझा करें। आपके पास कोई अलग बहुत अच्छी टेस्टेड लैब है आज आपके आसपास, तो आप वहां जांच करा सकते हैं, सर्टिफाइड हो, बहुत अच्छी लैब हो जहाँ प्रॉपर जांच होती हो, जितने हमें पैरामीटर चाहिए उतने पैरामीटर की जांच होती हो, उसके हिसाब से ही, उसके अनुसार ही हम आपको डोज सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो टेस्ट है, ये मतलब कब करवाना चाहिए? किसानों को कब ये करवाना चाहिए टेस्ट? देखिए, जब आपकी भूमि, जैसे आप सपोज करें आपकी मिट्टी में आपको फसलें लगाना है करीब 2 महीने बाद, ठीक है, या आप कोई प्लांटेशन की तैयारी कर रहे हैं, या आपका खेत खाली पड़ा हो, है ना, लगी फसलों में आप कोशिश करें नहीं करें। हम चाहते हैं कि जब आपकी भूमि नई तैयार हो रही हो, जब आप मिट्टी को तैयार कर रहे हो, तब आप उसकी सॉइल टेस्टिंग कराएं। जब सिंचाई की, अच्छा ठीक है, और ये क्यों कराना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको जब समस्या है तो आप सॉइल टेस्टिंग को जा सकते हैं। पहला है, आपकी जब नई मिट्टी हो, नई भूमि हो, आपको नहीं पता है कि मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है ना, आपने कोई नई लैंड परचेस करी है, या आप सिक्की पे लेके काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है मुझे कौन सी फसल लगाना है, या ये मिट्टी उतना उत्पादन दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, या इस मिट्टी में पहले से कौन से रोग पहले से चल रहे थे, मैंने मिट्टी ले तो ली है लेकिन मुझे उसके बाद रोगों के बारे में पता ही नहीं था, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसके लिए आप वहां पे जांच कराएं। दूसरा, आपकी सिंचाई का पानी, जो भी आप सिंचाई का पानी यूज करते हैं, अगर आपको लगता है उसमें लगातार दुर्गंध बनी रहती है, वो लगातार खराब आता है, उसका टीडीएस आपको हाई लगता है, उसमें बहुत ज्यादा क्षारीय है, वो पीने में आपको खारा लगता है, तो आपको साथ साथ मिट्टी की जांच के साथ साथ आपको पानी की टेस्टिंग भी कराना चाहिए। इसके अलावा आपकी अगर फसलों की वृद्धि बहुत अधिक धीमी होती हो, लगातार आप देख रहे हो कि आप कोई भी फसलें लगाते हैं, आप सभी पोषक तत्व उसमें इनबिल्ड करा रहे हैं, आप सभी पहलुओं को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी फसल में बढ़वार नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी में प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं वहां पे आपके बैक्टीरिया प्रॉपर रूप में काम नहीं कर रहे हैं। उसको देखकर भी आप अपनी मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं। इसके अलावा हम किसानों को ये सलाह देते हैं
कि नियमित वो 1 या 2 साल के अंतराल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि आने वाले समय में आपका इससे काफी खर्चा बच सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आपको कितना आयरन डालना, कितना कैल्शियम डालना, कितना जिंक डालना। लेकिन जब ये मिट्टी की जांच हो जाती है और जब आप कोई फसल ले लेते हैं या लगातार आप जब फसल लेते जाते हैं, तो हर प्रकार का पोषक तत्व धीरे धीरे मिट्टी में से कम होता जाता है, तो हमको उसको वापस रिचार्ज भी करना होता है उन पोषक तत्वों को। तो उन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में हमें रिचार्ज करना है उसकी जानकारी, ताकि आप जब अगली फसल लें तो प्रॉपर रूप में आपकी फसल का साइकिल ठीक से चल सके। आप लगातार फसलों में केमिकल डाल डाल के लगातार या फसलों को आप लेते ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिट्टी का स्ट्रक्चर कमजोर होता चला जाता है। तो मिट्टी को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी हो गई है और उसको सुधार को लेकर हमें क्या काम करना ठीक है, तो आज के लिए हमारे सवाल यही खत्म होते हैं। आई थिंक हमने बहुत इन डिटेल इन दिनों सॉइल के बारे में बहुत इन डिटेल बात कर चुके हैं। तो आप लोग को अगर कोई भी और सवाल पूछना है, फिर सॉइल रिलेटेड कुछ सवाल है, तो आप हमारे एक्सपर्ट जितेंद्र जी से आज पूछ सकते हैं। किसी भी किसान साथी का सॉइल टेस्टिंग को लेकर कोई सवाल हो, या अभी करंट में कोई समस्या आ रही हो, उसको लेकर आप पूछ सकते हैं। हाँ जी जितेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ मैं स्वामी अंद्रेशानंद हितकारी खेती से बोल रहा हूँ पंजाब से। जी सर बताएं। अगर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम कहते हैं कि ज्यादा जुताई करने से जमीन से कार्बन कम होता है, जी तो हमारे पहले जो बुजुर्ग थे वो तो पंजाबी में कहते हैं ना, दब के बा और रज के खा। जी ज्यादा जुताई करें और ज्यादा आपको फसल अच्छी मिलेगी। राजस्थान के कुछ एरिया में अभी भी 50 डिग्री में वो फसल को उसको जमीन को जुताई करके छोड़ दिया जाता है, जी और ताकि हवा का संचार अच्छा हो और बाद में जी वहां फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो इसका क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऑर्गेनिक आप कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है इसमें, जी अगर हम ज्यादा जुताई करते हैं, इसके बारे ठीक में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए भाई साहब, आज से करीब 60-70 साल पहले जब खेती हुआ करती थी, जब जो हमारे बड़े बुजुर्ग खेती किया करते थे, तो उस समय केवल गोबर गोमूत्र, है ना, इनसे ही खेती बहुत शानदार हो जाया करती थी। बेलों के द्वारा हम जुताई करते थे। अब जब उस समय बेलों के द्वारा जुताई करते थे, हल से हम जुताई करते थे, तो मैक्सिमम वो 6 इंच 8 इंच ही हमको मिट्टी खोदना पड़ती थी। ठीक है ना, ये आपको भी पता है। और अभी स्थिति क्या हो गई भाई साहब, लगातार इतना केमिकल, इतना डीएपी हमने डाल दिया कि शुरू का 6 से 8 इंच का स्ट्रक्चर हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, उसके नीचे की मिट्टी हार्ड हो गई है। आप देखते होंगे कि जब आप इतने हेवी पावर के आप ट्रैक्टर उसमें चला रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जुताई नहीं हो पाती उसके समय, बड़े बड़े डेले निकलते हैं, है ना। पहले क्या होता था कि पहले केवल बैल आराम से जुताई करते चलते थे और हल के जरिए ही पूरी मिट्टी की जुताई हो जाती थी। दूसरा क्या था कि उस समय हम खेतों को खाली छोड़ा करते थे। 1-2 महीने के लिए हम गर्मी के समय में खेतों में घेरी जुताई करके हम उसको छोड़ दिया करते थे। उससे क्या होता था, जो जमीन के अंदर शत्रु फंगस जो डेवलप हो जाती थी, जब वो तेज उसमें धूप पड़ती थी तो मिट्टी को धूप लगती थी, है ना। उसको प्रॉपर विटामिन डी मिलता था, उसको प्रकाश संश्लेषण उस मिट्टी का बहुत अच्छा होता था। ठीक है, तो इसलिए उस समय खाली छोड़ा जाता था। आज के समय में किसान साथी मिट्टी को आराम ही नहीं करने दे रहा है। हमारे एमपी में स्थिति ये है भाई साहब कि आपका ये अभी गेहूं कटेगा, गेहूं कटने से ही आपकी मूंग लग जाएगी। मूंग 2.5-3 महीने, 2 महीने 2.5 महीने चलेगी। मूंग उधर से कटना शुरू नहीं होगी, इधर से पीछे से आपका धान की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो मिट्टी को सांस लेने का वक्त ही नहीं मिल रहा है, मिट्टी को ठीक होने का वक्त ही नहीं मिल रहा। अच्छा, दूसरा, इतना ज्यादा मात्रा में हम लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं, मिट्टी के स्ट्रक्चर को डे बाई डे खराब कर रहे हैं, तो आपकी मिट्टी में मित्र बैक्टीरिया भी ना के बराबर बचे। पहले आप देखते थे कि आसानी से केचुए दिख जाते थे मिट्टी में। आज से 50 साल पहले मिट्टी में केचुए होते थे। ये केचुए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये 20 फुट नीचे तक जाते हैं और वहां से पोषक तत्वों को लेकर ऊपर तक आते हैं। ये उनका ऐसा साइकिल चलता रहता है ना। ऐसे अरबों खरबों जो केचुए हमारी मिट्टी में हुआ करते थे, जो मिट्टी में वायु संचार की व्यवस्था जमाते थे, पोषक तत्वों को ऊपर लाते थे और वो उस मिट्टी को खाते हुए चलते थे। तो मिट्टी आपकी फर्टिलाइज
होती जाती थी, मतलब बहुत अच्छी होती जाती थी, है ना, फर्मेंट होती चलती थी मिट्टी। अब अभी लगातार इतना केमिकल, इतना डीएपी यूरिया हम डाल रहे हैं, मिट्टी की जो लेयर इतनी हार्ड हो गई है, नीचे ऑक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं है, तो मित्र जीवाणु कैसे बचेंगे? ठीक है, सपोज करिए मित्र जीवाणु आपकी खेती में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो हमने कचरा मार डाल दिया, सफाया डाल दिया, 240 डाल दिया, चारा मार डाल रहे हैं, उससे आपकी फसलों को तो नुकसान हो रहा है, साथ में मित्र जीवाणु भी आपके मर जा रहे हैं। तो भाई साहब अब आप बताओ, जब मजदूरी काम करने वाले नहीं रहेंगे तो खेती अच्छी कैसे होगी? फिर हम क्या हो गया है, फिर हम आ गए स्प्रे पे। लगातार हमें हर फसल में स्प्रे लेना पड़ता है, हर दूसरे दिन स्प्रे, हर चौथे दिन स्प्रे। क्यों लेना पड़ रहा है? मिट्टी में पोषक तत्व तो बचे ही नहीं, हमने लगातार मिट्टी से निकाल लिए, हमने कोई भी जैविक व्यवस्था मिट्टी में नहीं जमाई। हरी तिल लगाना चाहिए, हरी खाद करना चाहिए, 2 महीने के लिए खेतों को खाली छोड़ दीजिए, उसमें हरी तिल लगा के छोड़ दीजिए, रोटावेटर कल्टीवेटर चला के आप मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। गोबर की अच्छी क्वालिटी कंपोस्ट खाद आप तैयार करें, उसको प्रॉपर फर्मेंट करें, उसको मिट्टी में कम से कम 1 एकड़ में 2 से 5 ट्रॉली तक आप उस कंपोस्ट खाद को डालें। इस प्रकार आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर भी ठीक होता है। साथ में मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी को डेवलप करने को लेकर भी आप लोग काम करें, जैसे आप लोग करते हैं जीवामृत चलाते हैं, पंचगव्य चलाते हैं, इसमें सब मित्र जीवाणु है, छाछ है, ये सब मित्र जीवाणु इसमें काम करते हैं। तो ये इसकी कॉलोनी पर भी ध्यान देना चाहिए, जो किसान साथी करते नहीं है, वो वेंटिलेटर की व्यवस्था में काम कर रहे हैं कि बस अभी फसल में रस चूसा कीट दिख रहे हैं, भैया क्या करूं, भाई स्प्रे मार दे, 2 ml का, सब मर जाएंगे। फिर आपको लगा इल्ली आ गई, क्या करूं यार, स्प्रे मार दे, इल्ली मर जाएगी। अरे भाई ये कोई हल ही नहीं है ना, हम उसके बेस पे क्यों नहीं जा रहे, हम उसकी समस्या के जगह पर क्यों नहीं पहुंच रहे, क्यों आ रही है हम उस पर तो चिंतन करें। इल्ली क्यों आ रही है, रसचूसक कीट क्यों आ रहे हैं, फंगस क्यों आ रही है, वायरस क्यों आ रही है? ये महत्वपूर्ण कारण इसलिए है कि मिट्टी में पोषक तत्व ना के बराबर बचे हैं, केमिकल पे हम डिपेंड हो गए हैं, केमिकल का स्प्रे करेंगे तो फसल अच्छी होगी, केमिकल नहीं डालेंगे तो फसल नहीं होगी, ये डिपेंड हो गए। वेंटिलेटर व्यवस्था से हम बोलते हैं कि जब तक हम उसमें चीजें देते रहेंगे फसल अच्छी चलती रहेगी। लेकिन जितेंद्र, सॉरी जितेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा, मान लो हम और ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे हैं, बहुत 18 सालों से कर रहे हैं, हमारे पास 1000 देसी गाय है, हमारी गौशाला है, 300 एकड़ में हमारी फार्मिंग है, जी और हमारे जीवाणु पूरे हैं, ऑर्गेनिक मैटर पूरा है। जी क्या हम जैसे जो पलटामे हल होते हैं 2 फीट तक नीचे वो मिट्टी को पलट देते हैं, ठीक है। क्या हम वो करेंगे? क्या हमारा ऑर्गेनिक मैटर कम कम हो जाएगा? देखिए सनलाइट ऑर्गेनिक, पड़ेगी तो क्या हाँ हमें दिक्कत बिल्कुल, आएगी? देखिए देखिए जब हम धूप गहरी जुताई करते हैं तो गहरी जुताई में कहीं ना कहीं नीचे के जो जीवाणु आपके लिए काम कर रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप सपोज करो, जीवाणु जो काम करते हैं ना वो अंधेरे में काम करते हैं। दूसरा, आपका जो फसल बढ़ने का जो समय होता है वो रात के समय होता है, दिन में कभी फसल नहीं बढ़ती। आप कभी भी नाप के देख लेना, फसल रात में ही बढ़ना शुरू होगी, रात में ही काम शुरू होता है, बैक्टीरिया अंधेरे में ज्यादा काम करते हैं। तो आपके जो मैक्सिमम बैक्टीरिया वो जमीन के अंदर काम कर रहे हैं। अब आपने मिट्टी को रोटावेटर कल्टीवेटर चलाया, ऊपर उखाड़ा, गहरी जुताई कर दी, तो जो मित्र कॉलोनी, जो मित्र बैक्टीरिया की मित्र कॉलोनी वो भी डिस्टर्ब हो गई, वहां नुकसान होता है। जो कार्बन उन जीवाणु ने पकड़ के रखा है वो कार्बन आपका ऊपर आ गया, तो कहीं ना कहीं कार्बन आपका उड़ता है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो उसके साथ आपको लगातार उस व्यवस्था पर भी ध्यान देना है कि हमको कार्बन कैसे बढ़ाना है। हमको जीवाणु, भाई हमने मिट्टी पलटा दी तो हम कोशिश करें कि हम लगातार उसमें मित्र जीवाणु की कॉलोनी को डेवलप करते रहें। दूसरा, कार्बन बढ़ाने को लेकर, जैसे आपके यहाँ तो गाय वगैरह है, तो आपके यहाँ तो व्यवस्था मैंने सुनी है, बहुत शानदार व्यवस्था है। आप कार्बन बायो फर्टिलाइजर बैग लगाएं, उसमें डेली बेसिस पे गोबर, गोमूत्र तो हरा चारा, 3 चीज लगना है। अगर आपके पास प्रॉपर 1 या 2 गाय है तो आराम से 4-5 एकड़ आप संभाल सकते हैं एक बैग लगाकर। उसमें डेली बेसिस पे गोबर, गोमूत्र तो हरा चारा, खरपतवार, यही डालना है। प्योर कार्बन मिल रहा है आपको 25 से 40% का। आप 1 एकड़ में 500 से लेके 800 लीटर तक अगर चलाते हैं तो मिट्टी 6 महीने में ही मिट्टी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आप आज कार्बन की जांच करा लीजिए और 6 महीने बाद इसको जब आप अप्लाई करते हैं इस व्यवस्था को, तो आप 6 महीने बाद मिट्टी की जांच कराएंगे तो आपको कार्बन ऑटोमेटिकली बड़ा दिखेगा, आपकी फसल की रंगत भी चेंज हो जाएगी, आपकी मिट्टी भुरभुरी होना शुरू हो जाएगी। जितेंद्र जी, आजकल बायोचार का चल रहा है, अभी बायोचार बनाते हैं और उसमें कार्बन मैटर बढ़ता है, और साथ में उसमें जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो अच्छे ढंग से काम करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए बायोचार भी एक अच्छी व्यवस्था है जो आप तैयार करते हैं बायोचार का लकड़ी के द्वारा, और उसको बाष्पीकरण करके और उसको कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, वो भी एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट व्यवस्था
जो मुझे इतने दिन में समझ आई है, वो कार्बन बायो फर्टिलाइजर से बेस्ट कोई व्यवस्था नहीं मुझे समझ आई अभी तक। उसमें आपके सभी बैक्टीरिया भी काम कर रहे हैं, गोबर गोमूत्र का प्रॉपर यूज हो रहा है। आप डायरेक्ट गोबर गोमूत्र डालते हैं तो फसलों को नुकसान होता है, इसमें गोबर गोमूत्र प्रॉपर रूप में फर्मेंट होता है। दूसरा, जो बायो फर्टिलाइजर के बैग के अंदर जो हम बैक्टीरिया आप लोग जो यूज करते हैं, वो हर चीज को कार्बन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो आपका हरा चारा है, खरपतवार है, वो सबसे शक्तिशाली कार्बन उसी में है। आपने देखा होगा कि आप खरपतवार में कुछ नहीं डालते लेकिन तो भी वो उग जाती है। कैसे उग जाती है भाई? वही मिट्टी है, वही सारे पोषक तत्व हैं। तो फसल क्यों नहीं बढ़ रही है, खरपतवार क्यों बढ़ रही है? इस पे किसान ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अरे भाई वही मिट्टी है, वही स्ट्रक्चर है, पोषक तत्व पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पे वो शक्तिशाली आपकी जो खरपतवार है वो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन के लिए महत्वपूर्ण घटक होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी खरपतवार आप निकलते हैं, आप उसको जलाए नहीं, आप उसको कोई भी कचरा नहीं डालें, कोई कचरा मार नहीं डालें, कोई 240 नहीं डालें, कोई सफाई नहीं डालें। आप उसको आसानी से कटवाएं और उसको वही मल्चिंग कर दें मिट्टी में, और उसके बाद आप डीकम्पोजर चलाते रहें, बैक्टीरिया आपकी वो बढ़िया खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा निदाई गुड़ाई का खर्चा, लेकिन जब धीरे धीरे ये व्यवस्था आपकी जम जाएगी तो मिट्टी आपकी ऑटोमेटिक इतनी भुरभुरी हो जाएगी कि धीरे धीरे आपकी खरपतवार भी कम होती चली जाएगी। मिट्टी में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं जम पा रही है, वायु संचार नहीं हो पा रहा है, इसलिए खरपतवार निकलती है। नेचर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए खरपतवार के रूप में जीवित रखता है, क्योंकि उसके लिए तो नीचे जीवाणु काम कर रहे हैं। सृष्टि ने तो सबको जीने के लिए व्यवस्था जमाई है, चाहे हेल्दी हो, चाहे नेगेटिव जीवाणु हो, चाहे पॉजिटिव जीवाणु। नेगेटिव के लिए भी जीवन है ना भाई, उनका भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है, वो कैसे जिएगी? अभी क्या होता है ना, केमिकल हम डालते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपने कोई केमिकल 2% का स्प्रे करा, आपने कोई किसी दवाई वाले के यहाँ से दवाई लाया, इल्ली आई यार भाई डाल दे, क्या करना? तो बोले भाई ये दवाई डाल देना, 2 ml का स्प्रे मार देना। आप जब उस 2 ml का स्प्रे मारते हो तो आप ये कभी भी ध्यान रखना, 100% वो कीट मरते ही नहीं है, 20-25% आपके बच जाएंगे। वो जाते हैं अपने परिवार के पास, जाते हैं, उनका भी परिवार है, तो हर बैक्टीरिया की जीवन है, हर बैक्टीरिया का परिवार है। वो जाते हैं अपने परिवार से सलाह करते हैं कि आज हमारे इतने सदस्य, फैमिली सदस्य खत्म हो गए, किसान आया, उसने केमिकल डाला और मार डाले, अब क्या करें अपन? तो बोले ठीक है, अगली जनरेशन आएगी, हम उसको इस प्रकार प्रिपेयर करके भेजेंगे कि वो जनरेशन इस 2 ml डोज को एक्सेप्ट कर पाए, उसको कोई असर ना हो। तो जब अगली बार जब कीट आता है ना, जो अगली जनरेशन जब जन्म लेती है, तो जब आप 2 ml का स्प्रे करते हो तो उस पर असर ही नहीं होता। फिर आपको लगता है अरे यार ये तो मैंने अभी डाला था, तब तो मर गए थे, ये फिर से आ गए, इसका क्या करूं? वो शक्तिशाली होके आते हैं, शक्तिशाली होके आते हैं, वो 2 ml का असर नहीं करता। फिर आप दवाई वाले के पास जाते, भाई क्या करूं यार, ये तो मैंने अभी डाला था तब हो गया, अब डाल रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो क्या बोलता है, भाई तू ऐसा कर, डोज बढ़ा दे, 3 ml कर दे। आप फिर 3 ml डालते हो, 3 ml में फिर वो साइकिल आता है, फिर वो 70-80% जीवाणु मर जाते हैं, फिर वो फैमिली के पास जाते हैं, फिर वो नई जनरेशन को तैयार करते हैं। तो ऐसे करके आपका केमिकल का खर्चा लगातार बढ़ता जाता है और वो जीवाणु भी सस्टेनेबल होते चले जाते हैं, वो वातावरण में अपने आप को ढालते जाते हैं। भाई आप अपने यहाँ की उदाहरण ले लीजिए ना, कोरोना आया, कोरोना सबको आया, पहले साल आया, सबको आया, ठीक है, जिसका शरीर मजबूत था, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत थी, वो कर गया। लेकिन धीरे धीरे नेचर ने अपने आप को डाल लिया। आपने देखा था उस समय नेचर कितना अच्छा सुधर गया था, सभी जगह हवा शुद्ध हो गई थी। नेचर हमने खराब किया है ना, इतना वायु प्रदूषण करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं, इतना केमिकल डालते हैं, इतना फैक्ट्रियों का धुआं छोड़ रहे हैं। कितना साफ हो गया था, पूरे झाड़ पेड़ सब हरियाली छा गई थी, कितना शांति महसूस होती थी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि चिड़िया दिखने लगी थी। मतलब मोहल्ले मोहल्ले में चिड़िया, जहाँ पेड़ पौधे थे वहां पे चिड़िया आ गई थी, कितने प्रकार की। हमने तो हमारे यहाँ पे स्थिति देखी थी कि हर प्रकार की, हमको कई चिड़िया जो हमने सालों से नहीं देखी थी वो आ गई थी। नेचर ने अपने आप की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोरोना लाया था। मुझे तो लगता है ये अच्छी व्यवस्था थी जो कोरोना आया था, ठीक है, क्योंकि व्यवस्था को बिगाड़े ही हम लोगों ने है ना। हम ही लगातार केमिकल को डाल रहे हैं, हम ही जल को खराब कर रहे हैं, वायु को खराब कर रहे हैं, सब तो खराब कर रहे हैं, मिट्टी खराब कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि बीमारियां क्यों आ रही है, ये डॉक्टर पे इतना खर्चा क्यों हो रहा है? अरे भाई डॉक्टर पे खर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इतना केमिकल डाला है, वो केमिकल फसलों ने लिया, वो फसलों से वो केमिकल हमारे शरीर में आया और हम बीमार पड़ गए। तो घूम के कहीं ना कहीं जो चक्र है वो घूम के आया सृष्टि का, कि तुमने जो मुझे दिया है ना वो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे शरीर में दूंगा। तो वहीं हम अपने परिवारजनों को खो देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमको ही नेचर को सुधारना होगा, हमको ही सृष्टि को सुधारना पड़ेगा, तो सृष्टि आपका साथ देगी। ये बाढ़, ये प्रलय, ये सूखा, ये हर कभी बारिश आ जाना, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए तो हो रहा है, नेचर को बिगाड़ दिया हमने।
तो इसको सुधारने के लिए हम सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा सर। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू। अन्य किसी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अन्य किसी भी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नारायण आर जी, आपने आज पहली बार जुड़ा है क्या हमसे किसान संवाद में? नहीं, मैं पहले भी जुड़ा हूँ। अच्छा, ओके ओके। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, श्योरली। खेती सुधार करने के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं सर, फिर से बोलिए प्लीज। खेती उपयोग सुधार करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला? देखिए अनिल कुमार जी, आपसे तो मेरी काफी समय से चर्चा हो रही है, करीब मेरे ख्याल से 6-8 महीने हो गए हैं, और हमने इन सभी चर्चाओं पर बात कर चुके हैं। और मैंने आपको हमेशा सजेशन दिया है कि इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपकी मिट्टी सुधर जाएगी। और कर्नाटक में ऑलरेडी इतने सारे फार्मर इस समय काम कर रहे हैं जेबी के हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से तो भाई साहब शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये खर्चा बढ़ता जाएगा, जो आज हो सकता है इसी तरह से हाँ ये बढ़ने वाला है। मैं आपको बताऊं, आपको आज नहीं तो कल हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आप हमारे साथ ना जुड़े, लेकिन आप जैविक खेती की ओर जुड़े। आपको आगे जाके अच्छा प्रोडक्शन लेना है, आपको अच्छा बिजनेस डेवलप करना, आप चाहते खेती में मैं अच्छा पैसा कमाऊं, और सबसे बेस्ट बिजनेस है खेती का। अगर किसान प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टेक्निक से समझ के और प्रॉपर फसल का चयन करके अगर खेती करे, तो मेरे ख्याल से खेती से अच्छा बिजनेस कुछ नहीं। लेकिन उसको प्रॉपर टेक्निक से करना पड़ेगा, पूरा ध्यान लगाकर, ध्यान रखकर, किस समस्या के लिए क्या डालना है, कैसे मैनेज करना है, कौन सी फसल का चयन करना है, कब लगाना है, ये सब को लेकर आप हमसे कभी भी चर्चा करें। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप भी जानते हैं, आप जब भी पूछते हैं हम आपको सलाह देते हैं। तो आप जुड़े और शुरू करें। अब तो बारिश भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, आपके यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स काम कर रहे हैं, करीब अनार की खेती कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कर रहे हैं। तो आप खेती को सुधारने को लेकर हमारे पास हर प्रकार की तरीके हैं। आप पार्ट में खेती सुधारना चाहते हैं, पार्ट लेवल पे सुधार सकते हैं, उसमें 1 साल लग सकता है। आप एक बार में खेती सुधारना चाहते हैं, उसमें 6 महीने में कॉस्टिंग लग सकती है। आपको लगता है मैं 2 साल में करना चाहता हूँ, आप उस लेवल पे भी कर सकते हैं। जितनी आपका बजट हो या जितनी आपकी व्यवस्था जमे, उसके हिसाब से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हम आपका पूरा साथ देंगे। हम आज भी चाहते हैं आपका खेत सुधरे और आप आइडल बने हमारे लिए। हाँ सर, ओके ओके जी सर। अभी हम तो ये इसको हरी खाद का बुआई करके हो गए, और आगे क्या काम कर सकते हैं उसके ऊपर? अभी कितने टाइम हो गया आपको ये खेती हरी खाद लगाए हुए? वो 45 डेज के हो गए, वो उसको रोटीवेटर कर दिए। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहले आपको जीवाणु जल चलाना है अपना। जीवाणु जल चलाना है? हाँ, जीवाणु जल इसलिए चलाना है कि जो जितना कार्बन जब वो तैयार करेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया अपने, तो उसको पकड़ हाँ कर रखने के लिए जीवाणु की खेती में होना ना। हाँ हाँ हाँ। तो आप जीवाणु जल चलाएं, आपकी मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी जी जी। अच्छा अच्छा, कितना चला और था? हाँ, आप जीवाणु जल चलाएं, कम से कम आप कोशिश करें कि आप 1000 से 2000 लीटर तक आप जीवाणु जल चलाएं, मतलब धीरे धीरे चलाएं। 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, जैसी आपकी व्यवस्था जमे, 200 लीटर फर्मेंट करें, आप चलाते रहें, अच्छा अच्छा। है ना। उसमें सभी प्रकार के मित्र जीवाणु की कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। और अगर आपके पास अभी भी समय है कि जितेंद्र जी अभी खेती के लिए मेरे पास और समय है, या मैं अभी और प्लॉट खाली रख सकता हूँ, तो आप फिर से एक बार हरी खाद लगा सकते हैं। कंटिन्यू तो हॉबी। और अगर और आप एक फसल लगाने वाले हैं तो आप वैसा बताएं ये क्या लगाने का आपका प्लान है, तो हम उसको लेकर फिर आपसे पर्सनल बात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते जितेंद्र सिंह जी। जी नमस्ते नारायण जी, बताएं सर। मेरा एक प्रश्न था, जैसे मैं विशेष ज्ञान शिविर सुन रहा था गुरु जी का, जी तो उसमें वो बता रहे थे जितना आप खेती कर रहे हो आप सत्य के पास में रहो, तो आप थोड़ा सा सत्य को बता सकते हो, सत्य क्या क्या बताना क्या चाहते हैं सत्य के माध्यम से हो? मतलब क्या खेती में क्या जानना चाहने की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
मतलब आपको अगर अच्छा प्रोडक्शन चाहिए आपको और अच्छा मतलब फसल चाहिए, जी। सत्य सत्य के पास रहना चाहिए। मतलब जो उन्होंने 9 ऊर्जा बताई, 9 तो उसके हाँ, ज्यादा पास में होना चाहिए। तो फिर नहीं, थोड़ा आप elaborate करके बता सकते हैं क्या? देखिए ये सीधा सीधा ये है, नौ ऊर्जा का जो ज्ञान दिया गया है गुरुजी द्वारा, वो सीधा ये बताया गया है कि अगर आप अग्निहोत्र करते हैं, है ना, हम्म और ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो नव ऊर्जा के द्वारा ही हुआ है। हम्म ठीक है, जो देवियां हैं उनसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है सभी। हाँ और अगर आप अपने दैनिक जीवन में अग्निहोत्र को लाते हैं, हम्म और अग्निहोत्र से आपकी बॉडी के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी बनती है। उससे जो तैयार भस्म है, जब हम उसको खेती में अप्लाई करते हैं, और ये हमने बहुत सारी जगह ऐसे उदाहरण देखे हैं कि ऊर्जा जल डालने से ही खेती आपकी ठीक हो गई, कई जगह स्थिति ऐसी भी आई। अच्छा हाँ, लेकिन हम हर किसान साथी को कहते हैं कि जब भी वो खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक बार ऊर्जा जल अवश्य चलाए खेती में। वो खुद अग्निहोत्र करके भी ऊर्जा जल तैयार कर सकते हैं, अग्निहोत्र भस्म तैयार कर सकते हैं। और अगर किसान साथी ये करने में उन्हें दिक्कत है या समस्याएं आती हैं, तो वो हमारे सोल के जरिए रेडीमेड अग्निहोत्र भस्म भी मंगा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए मात्र 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म लगती है, मात्र 100 हम्म 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म और 100 ग्राम फिटकरी आप 1 एकड़ में डालो, आपकी मिट्टी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। जो भी अच्छा नकारात्मक क्रियाएं चलती होती है उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये डाले और बाद में फिर आप केमिकल भी डालते रहे, तो आप कहीं ना कहीं से जीवाणुओं को तो मार रहे हैं। हम्म हाँ, तो आपको अगर सत्यता की ओर जाना है, अच्छी चीजें करना है, तो आप अग्निहोत्र से स्टार्ट करें, और इसके साथ या ऊर्जा जल से स्टार्ट करें अपनी खेती, और धीरे धीरे खेती को जैविकता की ओर ले जाएं। उसमें सभी मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी डेवलप करें। मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी हो गई, जो लगातार किसानों ने निकाल ली है, अरे भाई अब आपने इतने सालों से निकालते तो आए, और जब आपको देने की बारी आई तो देने में क्या दिक्कत है? सही बात है। आपको देना पड़ेगा ना भाई। बैंक में भी रखा रखा पैसा कम हो जाएगा, समुद्र में भी रखा रखा पानी कम हो जाएगा जब रोज निकालेंगे, तो उसकी हम्म करना पड़ेगा ना। हम उसको ऐसी कंडीशन में ले आए कि 2-3 साल बाद हमको कुछ डालना ना पड़े, हमको केवल बीज डालना पड़े। जो बोलते हैं ना, बीज बोना और घर जाके सोना, वो प्रक्रिया में धीरे धीरे होगी। जंगल में यही व्यवस्था है ना, जंगल में कौन कुछ डालने जाता है? सही बात है। सिनेमा व्यवस्था रखी है, ऑटोमेटिक बीज होते हैं, फल बनते हैं, बीज गिरते हैं, पत्ते चलते हैं, वो खाद बनती है, वहाँ के जीवाणु उसको कन्वर्ट करते हैं, वो खाद को प्लांट खाते हैं, फिर वो पेड़ बड़े होते हैं, फिर फल फूल आते हैं, इतने सारे जीवाणु अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहां तो कोई कुछ हम्म डाल नहीं जा रहा, वहां तो हजारों साल पुराने पेड़ है। कैसे है भाई हजारों साल पुराने पेड़? मर जाने चाहिए थे ना। यहाँ तो हमारी 3 महीने की फसल मर जाती है, 1 महीने की क्या, 10 दिन पानी मत डालो तो फसल मर जाती है। वहां तो बराबर जिंदा रहते हैं। कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? नेचर ने वहाँ व्यवस्था बनाई है। हम नेचर में खेती में भी यही व्यवस्था थी, आज से 50-60-70 साल पहले खेती में भी यही व्यवस्था थी। हम लोगों ने जब से हरित क्रांति आई है, तो हमने अधिक लालच की वजह से लगातार हमने खेती में इतना केमिकल डालना शुरू कर दिया। अरे भाई पहले निदाई गुड़ाई होती थी, काय का कचरा मार और काय की खरपतवार, पूरा परिवार घर का जाता था, और सुबह जाते थे बढ़िया, और खरपतवार निकालते थे। आज भी बहुत सारी जगह मैंने ऐसा देखा है, ऐसे मिडिल क्लास परिवार है जो बढ़िया सुबह खाना बनाते हैं, बढ़िया खेत में जाते हैं, और उनके यहाँ की लेडीज से बढ़िया दिन भर खरपतवार निकाल रही है, हाथ से उसको निकाल रही है। कोई कचरा मार, कोई चारा मार डालने की जरूरत नहीं है, मिट्टी भी शानदार है, जीवाणुओं को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हम्म लेकिन आलसता की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से, अरे भाई कचरा मार दे, कौन देखेगा, कहाँ लेबर का खर्चा। ये हमने खुद ने मिट्टी का स्ट्रक्चर बिगाड़ा है, तो लगाते रहो, करते रहो खर्चा, कोई हल नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, आप बढ़ता ही है। केमिकल में आपकी लागत बढ़ेगी ही, और जैविक में आपकी लागत कम होगी। केमिकल में उत्पादन कम होगा, जैविकता में उत्पादन बढ़ेगा, स्वस्थ फसल मिलेगी और मानव शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आप अपने हिसाब से मत सोचे, आप समाज के हिसाब से भी सोचे, सभी लोग मिलके। और पहले तो हम्म आप ये भी सोचे ना भाई, अगर आप स्वस्थ भोजन उगाएंगे, आप खाएंगे, आपको डॉक्टर के जाना नहीं पड़ेगा। बीपी की गोली, शुगर की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, क्यों भाई? फसलें ही मजबूत नहीं बची, फसलें कमजोर इसलिए। अरे गाय का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, बोले कैल्शियम की कमी है। तो बेचारी गौ माता को ही हम इतना केमिकल वाला चारा खिला रहे हैं, उसमें ही चारे में कैल्शियम नहीं है। गाय जो दूध देगी वो कहाँ से कैल्शियम वाला निकलेगा? तो सही हम बात है। कितना भी दूध पी लें और हम बोले अरे कैल्शियम की कमी है। छोटे छोटे बच्चों के बाल अभी से सफेद होने लगे, विटामिन B12 है ही नहीं, विटामिन डी लेते नहीं है, कुछ नहीं है व्यवस्था है। तो आगे जाके नुकसानदायक है, हर घर में कैंसर होगा, मैं आपको बताऊं, अगर नहीं सुधारेंगे व्यवस्था। और कैंसर में कितना खर्चा है, और आखिरी में उसका कोई इलाज नहीं है।
तो जब तक अभी सुधरेंगे, 1 एकड़ से शुरू करें, आधे एकड़ से शुरू करें, करके देखें, आपको लगता है फायदा हो रहा है तो बिल्कुल आप पूरे में उसमें कर सकते हैं, 50 एकड़ हो चाहे 100 एकड़ हो। शुरू तो करें, शुरू करेंगे नहीं, सोचते बाजू वाला करेगा तो देखेंगे। हम तो आपको बाजू वालों के इतने उदाहरण दे देंगे आसपास के और इंडिया में जहाँ पे जैविक खेती अभी चल रही है, आप देख के आइए, उनका प्लॉट घूम के आइए, बराबर होती है खेती, क्यों नहीं होती जैविक खेती। फॉरेन में तो अलाउ नहीं है केमिकल, केवल इंडिया में ही है ये सब केमिकल वेमिकल। विदेश में हमारे यहाँ से केवल जैविक अनाज ही वहां जाता है, सब रिजेक्ट हो जाता है। वहां पे केमिकल नहीं है, वहां का केमिकल अपन यूज कर रहे हैं बस, ये अपने यही है केमिकल, वहां सब जैविक होता है सब जगह। सर वृक्ष आयुर्वेद बुक्स मिलता है सर? बच्चर आयुर्वेदिक बुक में देखता हूँ, अगर सोल पे अवेलेबल होगी तो मैं आपको फोन करके बता दूंगा, है ना जल्दी। ओके ओके, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्स भी लिखा हुआ है, हाँ वो पढ़े हाँ, तो। वो तो लिखा हुआ है, उसमें सब फार्मूले दिए हैं, या मतलब ये कैसे करना है, या क्या कैसे वृक्षा आयुर्वेद की खेती कैसे होती है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा समय है। अगर आपको उसको पढ़ के करना तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसमें भी चीजें तो आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करनी ही पड़ेगी सब। हाँ वो चलो, ओके ओके। भाई मिट्टी को सुधारने के लिए जो लगना है वो तो लगना ही है। हाँ वो तो लगना है सर, हाँ, हाँ करना भाई, ही अब पड़ेगा। हम इंजीनियरिंग कर ले, या हम कॉन्ट्रेक्टर बन जाएं, घर बनाने के लिए ईटा रेता मिट्टी सीमेंट ये तो लगना ही है, कितना भी पढ़े हाँ कर ले, लगना है, तो उसकी जरूरत तो पड़नी है। पढ़नी है सर, पढ़नी। अन्य किसी किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। अन्य किसी भी किसान साथी का कोई प्रश्न हो, अरुण यादव जी, ओम प्रकाश जायसवाल जी, संजय सिंह जी, हेमंत सिंह जी, बहुत दिनों बाद, कैसे हैं हेमंत सर, हेमंत सिंह जी? काफी दिनों बाद जुड़े हैं आप, जुड़े क्या है, किसान संवाद भी अभी शुरू हुआ है, वैसे तो 3-4 दिन हुए हैं, फिर से प्रॉपर अब चलेगा। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। सर हाँ जी। नमस्कार। जी संजय सर। बोल रहा हूँ जी। जी सर ये कह रहे हैं कि जैसे इस समय टमाटर लगाना सही रहेगा क्या, मतलब नर्सरी डालना भी? हाँ हाँ, लगा सकते हैं सर, कोई कोई इशू नहीं। नर्सरी डाल सकते हैं अभी? हाँ हाँ, आप मतलब पहले नर्सरी तैयार करेंगे ना, रोपे तैयार करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे। जी अभी नर्सरी डाल रहे हैं सर। हाँ ठीक है ना। नहीं, नर्सरी आप नर्सरी पहले रेडी कर रहे हैं कि नर्सरी आप बेड में शिफ्ट कर रहे हैं? नर्सरी अभी रेडी कर रहे हैं सर अभी। अच्छा, पहले पहले बीज बीज से नर्सरी कर रहे हैं ना। जी जी। ठीक है, तो आप जो बीज है तो पूरा आप ध्यान रख के बीज का ट्रीटमेंट करके ही लगाना है, ठीक है ना। उसको जी नीम ऑयल वगैरह का थोड़ा स्प्रे वगैरह करके और ट्राइकोडर्मा पाउडर से उसका कोटेड करके ही लगाएं बीज को, है ना। अभी बारिश का समय चल रहा है ना, फंगस जी वगैरह ना आए जी। रोपे में, ठीक। तो वो सर पहले तो वो नहीं रहता उसमें, मतलब वो करना पड़ेगा अपने को? नहीं, आप आपके पास बीज, आप आपने जो बीज लिया है वो पहले से कोटेड आ रहा है, पहले से ट्रीटमेंट किया हुआ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप जी ट्रीटमेंट करके लगाएं। जी सर, ठीक है। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। जी, किसी और का कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम क्लोज कर सकते। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, आनंद जी पूछिए। ये बोल रहे सर जी, हमारा पपीते का पेड़ लगा 50, जी उसमें से 10 पेड़ों में दिक्कत आ रही है सर। जो ऊपर वाले नए पत्ते आ रहे हैं वो टेढ़े हो रहे सर, और फूल भी वहीं ऊपर से झड़ रहा। तो कुकड़ा रोग तो नहीं आया, ऐसे पत्ते ऐसे मुड़ तो नहीं जाते, ऐसे सिकुड़ तो नहीं जाते हैं? जी सर, नए पत्ते मुड़ रहे हैं सर। आप मुझे मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए जी है। आनंद जी, या आपका मोबाइल नंबर बोले आप, जी आपका मोबाइल नंबर बोले क्या है? 84 84। 00 हाँ 15 हाँ
89 हाँ 17। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है ना? जी सर। चलिए, मैं इस पे आपको हाय लिख के भेजूंगा थोड़ी देर से। आप सुबह मुझे या कल फोटोज वगैरह कुछ भेजे है ना प्लांट की, तो उसको देख के बता पाऊंगा क्या समस्या आ रही, ठीक है? जी सर। है ना? जी सर। ओके आनंद, हो जाएंगे, ठीक है, मैं देख लूंगा ओके। क्या कंडीशन में है ना? ठीक है। हाँ। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम क्लोज कर सकते हैं, आई थिंक जितेंद्र जी। ठीक है, ठीक है। किसी किसान साथी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं तो ये किसान संवाद को फिर हम क्लोज करेंगे। ठीक है, आई थिंक किसी का सवाल नहीं है। जितेंद्र जी थैंक यू, आपने सारे सवाल का बहुत इन डिटेल जवाब दिया, एंड सारे किसान साथियों को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। जी नमस्कार सभी किसान साथियों को, और पुनः किसान संवाद में फिर सभी मिलेंगे।